नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में मैं वसीम राशिद आपका इस्तकबाल करती हूँ और आज की अपनी ख़बरों के साथ हम चलते हैं अपने आज के इस सफ़र पर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज हम बात करें पी चिदम्बरम के ऊपर कि जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम इस वक्त आमने सामने हैं और एक नया तनाज़ा, एक नई लड़ाई खड़ी हो गई है। तो मेरे ख्याल में पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद बाकी के मुद्दों पे आएंगे। तो डॉक्टर मनीष, आज पहले हम मेरे ख्याल में इस पे बात कर लें जो इनके प्रणब मुखर्जी के मंत्रालय से जिस तरीके से चिट्ठी भेजी गई है, और मेरे ख्याल में ये 25 मार्च 2011 की चिट्ठी है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कल पेश की है, और जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि अगर चिदम्बरम चाहते तो 2G स्कैम का घोटाला रुक सकता था और पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम जो थी उसमें बेहतरी लाई जा सकती थी। क्या कहेंगे इस बारे में आप? इसमें कहना क्या है? इसमें कुछ कहने की बात बची हुई है क्या? ये बात चौथी दुनिया में हम लोगों ने घोटाले के मामले को जब हम लोगों ने पहली बार स्टोरी की थी, देन वी हैड टेकन 3 नेम्स कि अलॉन्ग विद राजा, मिस्टर चिदम्बरम एंड ऑल्सो मिस्टर सुब्बाराव, क्योंकि ये जो नोटिंग्स हैं, अब बात समझिए, राजा जब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये अकेला काम नहीं किया तो वाकई अकेला काम ये उन्होंने नहीं किया। खैर ये अकेला काम तो है भी नहीं। तो वित्त मंत्री जी से मीटिंग हो रही है, 18-19 चिट्ठियां पीएमओ के साथ एक्सचेंज हो रहा है। इट इज नॉट ओनली चिदम्बरम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इतना बड़ा काम हो रहा है। इट इज अ पॉलिसी डिसीजन, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सारे लोग। अब आप ये समझिए कि कोई ऐसी पॉलिसी लाई गई है जिसमें अंबानीज भी इन्वॉल्व हों, जिसमें टाटा भी इन्वॉल्व हों, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इन्वॉल्व हों, इतने लाख करोड़ रुपए का मसला हो, और प्रधानमंत्री ये कहे कि भाई मुझे मालूम नहीं। ये थोड़ी होता है। फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि भाई मुझे मालूम नहीं। आपको याद होगा, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, मैं कहता आया हूं कि कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि फलां मिनिस्टर ने ये काम कर दिया, मुझे नहीं मालूम। तो वो जो नोटिस जो सुब्रमण्यम साहब ने निकाला है, ये बात हम लोग पहले इशारे में कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने प्रूफ दे दिया। आपको याद होगा हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि किस तरीके से आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार नकली नोट छपवा रही है। बिल्कुल। और पूरा मामला जो जब सामने आया तो उसकी लिपापोती की गई। उस स्टोरी में हमने इशारा किया था कि मिस्टर सुब्बाराव आरबीआई के जो चीफ अभी बने हुए हैं, जी जी, वो भी, क्योंकि वो जो नोटिंग जो है उसके नीचे सुब्बाराव के दस्तखत है। दैट मीन्स ही वाज आल्सो प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। अब देखिए, सुब्बाराव साहब को एक्सटेंशन मिलता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या चल रहा है इस देश के अंदर में, कोई नियम कानून कुछ है या नहीं है कि खुला खेल चल रहा है यहाँ पे, लूटो खाओ, टीम बनाओ, अपनी अपनी टीम बनाओ, अपनी अपनी ढंग से लूटो। किसी को एक्सटेंशन दे दिया। एक बात बताइए कि ये 25 मार्च 2011 की बात है, ये जब ये सारा तैयार किया गया था, 11 सफ़े का जो ये पूरा पीएमओ हाउस से जो भेजा गया है लेटर, ये पूरा उस वक्त तैयार किया गया था। मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 4 या 5 महीने गुजर चुके हैं। तो ये अब इसको क्यों पेश किया गया है? उस वक्त तो हमारा मॉनसून सेशन भी चल रहा था। देखिए, वो पेश नहीं किया गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, मतलब उसको क्यों इस वक्त सामने लाया गया है? मेरे कहने का मकसद सामने सरकार नहीं लेकर के आई है। नहीं, प्रणब मुखर्जी अभी सामने नहीं लेकर के आ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रणब मुखर्जी का कोई रोल नहीं है। प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, नोटिस दी, ये बताया जो मार्च में लिखी गई। हाँ, पहले की है, पहले की है। जिस तरीके से इसके अपॉइंटमेंट पे
कलवाड़ी के अपार्टमेंट पे स्वर्गीय सुनील दत्त साहब चिट्ठी लिखते थे कि भाई इसको मत रखो। प्रधानमंत्री पीएमओ को चिट्ठी लिखते थे कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये घोटाला करेगा। जब वो बना दिए गए तो जो मणिशंकर अय्यर साहब चिट्ठी लिखते थे एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर कि ये गड़बड़ियां हो रही हैं। तो ये इंटरनल चिट्ठियां हैं। तो प्रणब मुखर्जी ने भी उन्होंने अपना ऐतराज़ जताया कि जो फिनेंस मिनिस्टर है वो इस तरह की चीज़ों को उसको रोकना चाहिए। ये मामला जो है खराब हो रहा है, इससे नुकसान हो सकता है। और फिनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब थे तो चिदम्बरम साहब उसको रोक सकते थे, उनके पास वो अधिकार थे, वो मना कर सकते थे। लेकिन इन चिट्ठियों से ये साबित हो रहा है कि राजा और चिदम्बरम साहब, सुब्बा राव और भी कुछ लोग मिलके बैठ करके ये डिसाइड कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि भाई जाने दो, इतने में ही कम दाम में बेच दो। उसमें बाकायदा पूरा यही लिखा गया ये है। चिदम्बरम साहब का ये पोजीशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। एक दूसरी बात, अभी क्यों निकल रहा है? अभी इसलिए निकल रहा है कि 2G के स्पेक्ट्रम का जो पूरा घोटाला वो सरकार के वजह से नहीं बाहर आ रहा है। राजा जेल गए हैं, सरकार की वजह से नहीं गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। हाँ, ये तो हमने पहले डिस्कस किया था अपनी चौथी दुनिया में। सुब्रमण्यम स्वामी ने वो सारे कागजात दिए हैं, बिल्कुल सारा आर्गुमेंट, सारा लॉजिक दिया है। तो उन्होंने एक RTI डाली बिकॉज ही न्यू दैट काइंड ऑफ मीटिंग हैड टेकन प्लेस। तो इन्होंने एक RTI डाला और वो इंफॉर्मेशन मांगा कि भाई उसमें क्या हुआ था, एंड व्हाट लेटर्स डिड यू राइट टू PMO। तो प्रणब मुखर्जी की चिट्ठी RTI के जरिए बाहर आ गई। नाउ अब वो प्रूफ है। अब वो प्रूफ लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अब चिदम्बरम साहब जो है, चिदम्बरम साहब के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। बिल्कुल, क्योंकि बाकायदा उन्होंने कहा है कि लाइसेंस, उस वक्त का जो टाइम था, उस वक्त लाइसेंस की शर्तें भी बदली जा सकती और मुश्किलें बढ़ नहीं गई हैं। ये तो इस देश में राजनीतिक दलों ने अपनी पॉलिटिकल मोरालिटी को ही मार दिया है। ये 60s, 70s, 80s का जमाना होता तो अभी तक रिजिग्नेशन दे दिए गए होते अगर आंख में पानी कुछ शर्म बचा हुआ होता तो। लेकिन ये तो बेशर्मी की जो इस वक्त दोनों बड़े कद्दावर लीडर अगर आप देखें तो दोनों आमने सामने हैं। वो आमने सामने की बात नहीं है। यू आर कॉट रेड हैंडेड। बिल्कुल। उसके बाद आप लीगल आर्गुमेंट आप दे रहे हो और आप कह रहे हो कि भाई हम ये करें, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सब नहीं, क्योंकि अब ये जांच अगर होता है तो बीइंग ए फाइनेंस, आप होम मिनिस्टर रह करके, कैबिनेट में किसी पार्ट में रह करके आप किस तरीके से आप करोगे? CBI आपके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में है। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मिनिस्टर थे, रेल मंत्री थे। एक बड़ा दुर्घटना हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट, उनका कोई लेना देना नहीं है। बट ये पॉलिटिकल मोरालिटी का सवाल है। उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया? रिजाइन इसलिए कर दिया कि मेरे रहते हुए इतनी बड़ी चीज हो गई, इतने लोगों की जान चली गई, तो मेरा इस पद पे अब रहना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। अब यहाँ तो सैकड़ों एक मोरालिटी डॉक्टर मनीष, मोरालिटी कहाँ बची है आप ये बताइए। तो ये चीज जो है, तो ये बेशर्मी की जो है वो बेशर्मी कहिए इसको। तो ये जो है ये अब तक तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर जरा सा भी अगर जो कहते हैं कि अपमैनशिप, और लोग अगर जो कहते हैं कि भाई कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो अभी तक तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए। एक बात बताऊं, मैं ये रोजाना ये पढ़ते पढ़ते थक गई। यूपीए फिर शर्मसार, यूपीए फिर शर्मसार। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है कि अखबार लिखते हैं यूपीए फिर शर्मसार। कब तक शर्मसार होगी, मुझे ये तो बता दीजिए। तो ये और ये शर्मसार होके इनमें से कोई भी कोई रिजाइन नहीं करता, कुछ नहीं करता। हर दिन कोई ना कोई नया मसला सामने आ जाता है। मुश्किल नहीं बढ़ी है। Why this man Subba Rao is still RBI chief? क्यों नकली नोट के ऊपर जो पूरा मामला को आपने जो दबा दिया? ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट के ATM से जो है वो नकली नोट 500 के और 1000 के निकल रहे हैं। ये देश चल रहा है। पार्लियामेंट के ATM से निकल रहा है। 2000 MPओ ने मुझे बताया। मैं स्टोरी लेके गया कि भाई देखिए ऐसी ऐसी खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि क्या मनीष क्या बताए तुम्हें।
सारे एमपीज परेशान हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो एटीएम है उससे भी नकली नोट निकल रहे हैं। तो ये तो गत बना दिया इन लोगों ने देश के। और ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, 32 रुपए में जो है लोगों को जो है गरीबी थे ये, फिर अब तो खैर चलिए, ये सब हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जो है महान हमारे इतने विश्वविख्यात, देखिए वो हार्वर्ड के नहीं है। बस आज मैं इतना ही बता दूं, ही हैज नॉट रिटन एनी बुक ऑन इकोनॉमिक्स। इतने बड़े विद्वान कोई इकोनॉमिस्ट अगर होते हैं तो उनका कोई ओरिजिनल वर्क होता है, कुछ किताब होती है। मनमोहन सिंह ने किताब नहीं लिखी है। ए राजा और कनिमोई और फलां और ये सारे लोग सामने आ रहे हैं, फिर अब पी चिदम्बरम का नाम आ रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस पिटारे में भी और भी बहुत कुछ बंद है? अरे ये तो मिलजुल करके टीम बना करके लूटने की एक बात है। देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर पीपल फ्रॉम मीडिया, देयर आर पीपल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम। इस देश में आईपीएल अब शुरू होने वाला है। आप देखिए पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और फिल्म, बॉलीवुड का जो वहाँ पे जो कॉकटेल बना हुआ है वो अलग घोटाला है। क्यों बीसीसीआई के ऊपर जो है कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे दूसरे दल के नेता जो है मधुमक्खी की तरह जो है क्रिकेट के ऊपर जूझ पड़ते हैं? क्योंकि देयर इज अ मनी। इनके जो अंदर जो पैसे कमाने की जो भूख है ना, बेइंतहा है, बेइंतहा है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो ये सब जो है तो मिल बांट करके लोग खा रहे हैं, लूट रहे हैं। जब मन आता है जो भी कुछ बकवास कर देते हैं। 32 रुपए में जो है लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर रहे हैं, 26 रुपए में गांव में कर रहे हैं। ये मूर्खता है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी का क्या बयान सुन रही थी, फिर रात में मैंने टीवी पे भी देखा, अखबारों ने भी सबने कवर किया। मैं थोड़ी सी बात राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट पर करना चाह रही। एसवाई कुरैशी जी का कहना है कि राइट टू रिकॉल पर अमल बहुत मुश्किल है, हाँ राइट टू रिजेक्ट पर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि राइट टू रिकॉल में ये होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट से वापस बुलाने का अमल किया जाता है, जो बड़ी लंबी बात है, जिसको मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ बताएं कि ये कौन सा अमल है, किस तरीके का है। देखिए एसवाई कुरैशी साहब की राय जो है इम्पोर्टेंट है, और ज़रूर है इम्पोर्टेंट, लेकिन एसवाई कुरैशी साहब की राय सिर्फ राय ही है। अगर ये कहते हैं कि राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, जैसा कि लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, जैसा कि रूलिंग पार्टी कह रही है, जैसा कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेगी कि ये मुश्किल है, तो क्या मान लें हम? मुश्किल है? नहीं, वही मैं जानना चाह रही थी। देखिए रीजन ये है कि कोई भी देश, पहले ये बताइए राइट टू रिकॉल है क्या? राइट टू रिकॉल का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति जिसको हमने चुना है, अब मुझे मालूम चलता है कि ये आदमी बेईमान निकल गया, ये आदमी बीमार हो गया, ये आदमी भ्रष्ट निकल गया, ये आदमी जिस चीज के लिए हमने इस व्यक्ति को चुना था वो व्यक्ति पार्लियामेंट में जाकर के वो काम नहीं कर रहा है, कुछ और कह रहा है, तो हम उसे वापस हमने गरीबों की मदद के लिए इसे चुना था, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के गोदी में जाकर बैठ गया है। गुड, व्हाट शुड वी डू? कॉल हिम बैक, कॉल हिम बैक। और ये अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीजन का डेमोक्रेसी में। अगर हमें संविधान से ये अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, तो वो उसमें निहित है, इट इज एविडेंट। ऐसा नहीं कि 5 साल में एक ही बार इसको इस्तेमाल करेंगे। और मैंने जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो 24/7/365 इट इज विद अस। इफ वी हैव द राइट टू elect, simultaneously we have the right to reject. राइट टू रिकॉल समझ गए? और राइट टू रिजेक्ट का मतलब, राइट टू एक ओ फॉर्म है। ये कोई इलेक्शन कमिश्नर जो है इस चीज को प्रचारित नहीं करता। कितने लोग जानते हैं? वही मैं बात कह रही हूं। वो अब तक क्यों छुपा के रखे इलेक्शन कमिश्नर्स ने? वो बैलेट, और अगर बैलेट पेपर के दौरान बैलेट पेपर एक्स्ट्रा फॉर्म अगर वो मिलता था तो वो देना चाहिए था। मशीन में क्यों नहीं है? देखिए है क्या, जो व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर बन जाए, प्लानिंग कमीशन में चला जाए, पॉलिटिशियन से उनकी बहुत घनिष्ठता हो जाती है
और बताया मैंने, जैसे भी कल मैंने कहा कि एक माइंडसेट है रूलर का, रूलर कि हम जो है बाबू साहब बन गए, हम राजा बन गए, और प्रजा जो है वो बेवकूफ है, वो सेवक है। जब तक इस माइंडसेट से हम काम करेंगे तो हमें हर चीज मुश्किल नजर आएगी। मुश्किल तो ये भी है चुनाव करवाना। उन्होंने जो राइट टू रिजेक्ट का जवाब दिया है वो यही जवाब दिया है। उनका कहना है कि खाली बैलेट पेपर अगर हम वो फॉर्म जो आप कह रहे हैं अगर दे देते हैं तो फिर से उसका मतलब है बार बार इलेक्शन कराना। तो करवाए? हाँ, तो मैं ये नहीं समझ पा रही कि मुश्किल क्या है इसमें। मैं ये कह रहा हूं, अगर बार बार इलेक्शन करवाना है, मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट में बार बार तारीख क्यों लगता है? बार बार इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन करवाए। बिल्कुल। अगर आप नहीं करवा सकते तो आप कहिए कि हम नहीं बनना चाहते, हम नहीं कर सकते। और राइट टू रिजेक्ट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, अगर वो संविधान को लागू करवाने में कोई भी सरकार या संस्था उस संविधान को ढंग से लागू कराने में फेल है तो उनको बाहर कर देना चाहिए। ये तो ऑटोमेटिक कानून है। अगर आप पुलिस है, पुलिस को जेल क्यों भेजा जाता है? राजा जेल में क्यों है? राजा जेल में इसलिए है क्योंकि वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर सके। तो संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन काम नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। प्रधानमंत्री बोलेंगे कि भाई हम कानून के हिसाब से नहीं चलाएंगे, हम अपने मन से चलाएंगे, तो उनको भी जाना पड़ेगा। ये तो बेसिक डेमोक्रेसी का ये बेसिक फंडामेंटल्स है। तो ये कहना कि राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि वो पूरा जो मसला है, क्या कहते हैं कि बेसिक बात क्या है? बेसिक ये है कि ये किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट है विच इज इनहेरेंट इम्प्लिसिटली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज पार्ट ऑफ यूएन चार्टर। ये हमारे ह्यूमन राइट्स का जो है हिस्सा है कि हम किस तरह के सरकार से गवर्न हों, वो अधिकार हमारा है। तीसरा मुद्दा सब बड़ा अहम है अडवाणी का, और जिस तरीके से आज सारे अखबार दे रहे हैं कि अडवाणी जी ने कहा है कि उनको तो पीएम से मतलब पीएम बनने से ज़्यादा वो अचीव कर चुके हैं और उससे ज़्यादा उनको मिल चुका है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। अडवाणी जी जो हैं, इनके अंदर फिर से प्रधानमंत्री की जो है बनने की जिज्ञासा जग गई है। उनको लग रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो पीएम बनने की वो कह नहीं रहे हैं, अलग हैं, वो गलत कह रहे हैं, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। सारे अखबार दे रहे हैं, वो सब अखबार गलत हैं। देखिए क्या देश ने जो दिया वो प्रधानमंत्री पद से ज्यादा, ये सब पीएम पद की उम्मीदवारी से खुद को किया अलग, ये सब झूठ है। आडवाणी देखिए, नेता जो होता है, जो करना चाहता है वो कहता कभी नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कल नागपुर उनको बुलाया गया था। नागपुर बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई साहब अब जो है, अब आप रथ यात्रा पे जाना चाहते हो जाओ, लेकिन आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो। देन ही रेसिस्टेड। ही सेड, हाउ डू यू नो ही रेसिस्टेड? मैं जानता हूं। ही सेड कि नहीं, अगर मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा शुरू में ही कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने वाला हूं, तो हमारा जो यात्रा जो है वो फेल हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आरएसएस ने क्यों कहा कि भाई आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा? क्योंकि मोदी कुछ दिन पहले वो डिक्लेयर कर चुके थे सद्भावना रैली में कि वो अगले प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उन्होंने गुजरात से शुरू किया था कि गुजरात से उनका आंदोलन, रथ यात्रा जो है शुरू होगा। मोदी नाराज हुए, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोदी नाराज हो गए, तो आडवाणी जी को रथ यात्रा का जो शुभारंभ जहां से करना था वहां से उनको हटना पड़ा। अब जो यात्रा होगी वो बिहार से होगी। हाँ। तो उस दिन मैंने आपको कहा था कि गुजरात के अंदर में अगर मोदी ये चाह ले कि भाई ये नहीं होना है तो वो नहीं होगा। तो अब मसला यहाँ पे पहुँच के आ गया है कि आडवाणी जी को लग रहा है कि दिस इज द लास्ट चांस।
लेकिन आरएसएस जो है वो इसके फेवर में नहीं है। इसलिए आडवाणी जी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद से उन्हें ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने और देश के लोगों ने दिया है, बट ही इज नॉट क्लियरली स्टेटिंग that he will not contest he is not a candidate for next prime minister. Number 2, भारतीय जनता पार्टी में एक नया समीकरण, दो गुजराती भाई जो हैं आपस में पूरे बीजेपी को जो है बीच धड़े से जो है अंदर पोलराइजेशन होगा। इसमें 2-3 चीजें याद रखने की है। अगर आडवाणी, और ये बात भी मैं बता दूं, अगर आडवाणी जी ज़्यादा जिद करेंगे तो पार्टी में उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, बिकॉज न्यू जनरेशन के लोग अब सब चीज सुनने एक बात वाले और नहीं भी है डॉक्टर मनीष, चल नहीं पा रहा इंसान, और क्या कहते हैं इतनी एज हो गई, इतनी उम्र हो गई, आपने अपनी उम्र का मतलब मैक्सिमम हिस्सा अच्छा गुजार दिया, अब आप पीएम बन के क्या कर लेंगे जब आप चल फिर नहीं पाएंगे, आप कहीं जा नहीं पाएंगे। मैं देखिए, मैं वो इंसान, आप यूँ कहेंगे ना इंसानी नफसियात है, थोड़ा सा इंसान चाहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी जो इंडियन पॉलिटिक्स का भी वही हिसाब, मैं तो नई जनरेशन के हिसाब से बात करूंगी। नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स का वही हिसाब किताब है जो कुछ साल पहले तक जो है, इवन अभी भी जो इंडियन क्रिकेट टीम का हुआ करता था कि सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, जब तक लोग भगाते नहीं हैं वो रिटायरमेंट अनाउंस ही नहीं करते। हालांकि लोगों को चाहिए कि ये लोग तो अब बैठे रहें और तो एडवाइस करते रहें। तो उनको लग रहा है कि बीजेपी का जो है इस बार जो है चांसेस जो है बहुत ही ब्राइट है। लेकिन हाँ, एक तरह से ये अच्छी बात भी है, एक तरह से बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के काडर्स जो हैं उनका मनोबल गिरता है, और अच्छी बात यह है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को होना ज़रूरी है कि अगर आपके पार्टी के अंदर ही कंपटीशन ना हो, कोई परिवारवाद तो चल नहीं रहा है कि बाप का बड़ा लड़का जो है वो अगला राजा, उसका फिर बेटा अगला राजा, नहीं हुई तो बेटी अगली रानी, नहीं तो बहू, नहीं तो बहू जो है नहीं, मैंने कहा नेपोटिज्म तो चल रहा है, आप नेपोटिज्म क्यों भूल जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में? तो वो जो है, तो ये पूरा का पूरा ये बीजेपी की अच्छाई भी बता रहा है और उसका निगेटिव एस्पेक्ट भी बता रहा है। अच्छाई ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह से कंपटीशन होना चाहिए। दुख की बात यह है कि लेफ्ट और बीजेपी को छोड़ के दूसरे किसी पार्टी में इस तरह का कंपटीशन नहीं है कि एटलीस्ट यू हैव 5-4 पीपल हु कैन से कि आई एम फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। कांग्रेस पार्टी में एक आदमी बोल दे कि भाई मैं अगला प्राइम मिनिस्टर के लिए रेस में लड़ना चाहता हूं, राजनीति से ही उसे संन्यास लेना पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इवन द करंट प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट से कि भाई 2014 में मैं ही प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार हूं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी। जहां परिवार के हाथ में पॉलिटिकल पार्टी है वो देश के लिए खतरनाक है, देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इससे जो है कार्यकर्ता ये होंगे, भाजपा का इंटरनल ये है। लेकिन व्हाटएवर, अगर इस तरह के चर्निंग हर पॉलिटिकल पार्टी में हो तो वो जैसे जेडीयू है, जेडीयू भी इज अ गुड पॉलिटिकल पार्टी इन दैट सेंस कि आपके जो है वो नीतीश कुमार, ही हैज नोबडी नोज कि उनके फादर क्या करते थे, नहीं करते थे। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक पार्टी जब भी मजबूत होगी, जब बेहद कॉम्पिटिटिव लोग उसमें अंदर होंगे और उनमें आपस में कंपटीशन होगा। आपका कहने का मकसद ये है। जो आप देखिए कांग्रेस के तो आप कह ही नहीं सकते, सारे कद्दावर लीडर, बड़े बड़े लीडर उसमें मौजूद हैं, लेकिन आप देखिए क्या घमासान है। आप ये भी तो देख लीजिए कम से कम। किसमें? मतलब कांग्रेस पार्टी के आप जो लीडर्स हैं, आमने सामने कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन कोई कंपटीशन तो ऐसा नहीं नजर आ रहा ना। जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं जिस तरीके से, जो आदमी कह देगा कि मैं अगला प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में, वो व्यक्ति धरातल में उसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यस डॉक्टर मनीष, तो मैं यही बात कहने वाली थी और यही बात आपसे कहलवाना चाह रही थी। ये बात मैंने कही है बात। और मेरा ख्याल ये कि इसी आपके इस हिम्मत वाले और क्या कहना चाहिए बयान के साथ हम अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम। और आप जानते हैं कि आप जो चाहते हैं इन द सेंस जो सच्चाई चाहते हैं,
वो हम आपके सामने पेश करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सही खबर, सही बात, बिल्कुल जैसा हो रहा है और जो हुआ है वो आपके सामने लेकर आएँ। तो और जिस तरीके से आप हमारा साथ दे रहे हैं उसी से हमारा हौसला बढ़ रहा है। तो अपने इस प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।